अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, डे लाइट भी बहुत अच्छी है, कोई इतना डिप्रेसिंग मौसम भी नहीं है जैसे पिछले हफ्तों में होता आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक अच्छा मौसम है, +1 है अभी, ये गर्मी है बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर -15 कहाँ +1। तो इस नेमत को ज़ाया ना करते हैं और हम आज के दिन हम बात करेंगे स्टडी इन इटली के हवाले से, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं वो इटली के कंटेंट के नहीं आते हैं। तो आज के दिन की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि इटली में पढ़ा कैसे जाता है। उसके लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी कंटेंट बनाऊँ इटली का तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक्चुअली कल मैं वीडियो बनाने वाला था इटली के हवाले से। कल हुआ ये था कि मैंने वीडियो क्वालिटी इतनी ख़राब आ रही थी, ऊपर से लाइट इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने बोला कि यार बेहतर है डिलीट ही कर दो। तो मैंने पूरी वीडियो डिलीट करी, अब मैं फिर से बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यार देखो कंटेंट ऐसा बनाए आदमी के इंसान को खुद पसंद आए तो वो दूसरों को भी पसंद आएगा। ये मैंने यूट्यूबर से सीखा है कि भाई कंटेंट ऐसा बनाओ कि जब तुम्हें खुद अच्छा लग रहा हो ना अपने आप से, तो वही दूसरों को दो। हमारा मज़हब भी यही कहता है, ऐसी बात नहीं है। तो आज के दिन मैं पूरा आपको एडमिशन प्रोसेस से लेकर वीज़ा तक का बताऊंगा। रीजनल स्कॉलरशिप भी हम उसमें कवर करेंगे। इटली के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन प्रोसेस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फ़ीस होती है, कौन बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के आप लोगों को हाई एक्सेप्टेंस रेट दे देती है, सारी चीज़ें हम बताएँगे। तो जुड़े रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह से मैंने नाश्ता नहीं करा है, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे यहाँ से केक लेना है। रोलेट किधर है देखते हैं अभी। हाँ तो मिल गया ये, चलो ये ले लेते हैं। मैं फुल कॉस्ट कटिंग पे चल रहा हूँ भाई। ये मैंने ले लिया है। ये इतना है कि भाई बहुत अच्छी तरीके से मेरा एक टाइम का भूख नहीं लगेगी। मतलब मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अभी कुछ भी नहीं किया, तो ये काम हो जाएगा। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ पार्क के अंदर, क्योंकि इतने अच्छे मौसम के अंदर व्लॉग भी अगर मैं बनाऊँगा तो मैं एक अच्छी जगह से बनाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को अट्रैक्शंस भी नज़र आएँ कि क्या है यहाँ पर। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, क्योंकि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा टेम्परेचर है, और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए, क्योंकि टेम्परेचर इतना है कि आप कर सकते हो +1 यार, कुछ भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। गर्मी है यहाँ पर, सर्दियों में गर्मी, आप समझ रहे हो, ये ऑक्सीमोरॉन बोल रहा हूँ मैं। तो हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, मैं आपको मज़ीद और भी अच्छी अच्छी जगहों पर लेकर जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ इटली के बारे में कि हमें इटली कब पढ़ने जाना चाहिए और कब ऑप्टिमम टेम्परेचर है एडमिशन फाइल करने का। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इटली के जो इंटेक स्टार्ट हो जाता है वो सितंबर से लेकर जुलाई तक होता है। ये बहुत बड़ा इंटेक होता है, और तो और ऑलमोस्ट मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इस दौरान ओपन होती हैं। जुलाई तक मैं इस वजह से बोलूँगा क्योंकि जुलाई के बाद बच्चे प्री इनरोलमेंट और वीज़ा फाइल कर रहे होते हैं अगस्त के अंदर, ताकि सितंबर के अंदर उनको वीज़ा का आउटकम मिल जाए। तो इटली का जो इंटेक की बात है वो सितंबर से लेकर जुलाई तक ओपन होता है, ठीक है। ये तकरीबन आप समझ लो 10 महीने ओपन रहता है। तो इस दौरान मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो ओपन होती हैं स्लो करके, वो सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर मैं बात करूँ इटली के अंदर कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबसे टॉप पर अगर कोई यूनिवर्सिटी आती है वो यूनिवर्सिटी मिलान आती है। इसके बाद रोमा सेपिएंजा यूनिवर्सिटी आती है। रोमा सेपिएंजा के बाद जो आती है फ्लोरेंस आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा आती है, पाविया आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो आती है, का फोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, जिसकी अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी है वो। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो इटली के अंदर तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपसे लेंगी एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस में होता ये है कि ये दरअसल एक तरह की डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, जो कि वेरी करती है 15 यूरो से लेकर 50 यूरो तक। मैं यूनिवर्सिटी मिलानो की बात करूं तो 50 यूरो है। काफोस्कारी यूनिवर्सिटी वेनिस 15 यूरो पर स्टार्ट हुई थी, अब 30 यूरो उन्होंने कर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं थी, मुझे आज भी याद है, लेकिन अब वो एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के अंदर हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। आइल्स की रिक्वायरमेंट तो उन्होंने दे दी है कि विदाउट आइल्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट हो सकता है कि वो लोग एप्लीकेशन डाल दें। रोमा सेपिएंजा यूनिवर्सिटी, मुझे आज भी याद है कि पिछले 2 साल से जब से मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें कोई ऐसे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं थी, लेकिन अब वो एप्लीकेशन फ़ीस आ गई है। सो जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो एप्लीकेशन फ़ीस को बहुत ज़्यादा कंसिडर करो, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर तो इतनी ज़्यादा यूरो एंड डॉलर जो है वो फ्लक्चुएट नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि भाई 50 यूरो अगर आप फ़ीस भर रहे हो तो तकरीबन आपकी 15-16 हज़ार रुपये टैक्सेस मिलाकर कटेंगे। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें आप। तो ज़रा चेक करो यार, ये पूरी जो जगह थी ये फ्रीज़ थी मुझे जहाँ तक याद है।
और ये जो आपको सामने ये जो नज़र आ रही है पूरा का पूरा आइस से बना हुआ है, इट्स नॉट अ प्लास्टिक, ये पूरा का पूरा आइस से बना हुआ है। तो ये भी हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो रहा है, लेकिन ये है कि पूरे के पूरे सर्दी ये रहेगा। ये जो लेक है, ये जो रिवर है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है मेल्ट हो चुका है, लेकिन आपको मैं कुछ टाइम के बाद जब मैं इधर आऊँगा फिर से वीडियो बनाएं तो ये सब फ्रीज़ हो जाएगा। एनीवेज़ ये बहुत खूबसूरत सा क्रिसमस ट्री यहाँ पर मौजूद है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो ना, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, तकरीबन 1 से लेकर 2 मंथ्स तक इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो होती है वैल्यूएट होती है और फिर उसके बाद वो आपको ऑफर लेटर देते हैं, जिसकी बेस पर आप प्री इनरोलमेंट वीज़ा फाइल करते हो। तो यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी 3 प्रोग्राम्स के लिए बच्चे जा रहे होते हैं। नंबर 1 आपके पास बैचलर्स आता है, दूसरा मास्टर्स, तीसरा PhD। पोस्ट डॉक के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वो कैटेगरी बिल्कुल अलग है। उनका जो है ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है एडमिशन इनटेक, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। इस पर मैं बेस्ट नॉलेज। देखो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कुछ केसेस के अंदर वो लोग आपसे सेकेंडरी स्कूल जो कि मैट्रिक होता है उसकी भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन वो एक ऑप्शनल चीज़ है, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती है, तो ये आप साइड में रखिए। अब इसके बाद आते हैं 2 लेटर ऑफ रेफरेंसेस, जिसको हम रिकमेंडेशन लेटर भी कहते हैं, जो कि आप अपनी स्कूल से निकलवा सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी से भी निकलवा सकते हो, कॉलेज से भी, और अपने एम्प्लॉयर से अगर आप काम कर रहे हो तो। इसके बाद योर पास CV फॉर्मेट होना चाहिए आपके पास। एक अच्छा वेल रिटन मोटिवेशन लेटर होना चाहिए आपके पास। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन हासिल की हुई है, किसी भी तरीके की आपने कोडिंग सीखी हुई है, तो आपको वो उसमें लगाना है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करो तो अपना एक्सपीरियंस लेटर उसके अंदर लगा दो। और इसके बाद जो है आइल्स एंड टोफिल आपको लगाना होता है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं। आप सिंपल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जो कि आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, या फिर आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो आप वहाँ से सिंपल निकलवा लो, ठीक है। अगर आपके पास आइल्स एंड टोफिल है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से वैल्यूएट आपकी होती है और एक्सेप्टेंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। मेरे पास ना तो आइल्स है ना तो टोफिल है, लेकिन फिर भी यार मैंने 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है मुझे ऑफ़र लेटर मिला है, तो उसके हवाले से जो है मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो आप देख सकते हो। लेकिन खैर बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आपकी एजुकेशन के गोल्स जो हैं प्रीवियस एजुकेशन से रेलेवेंट हैं और आप एक अच्छा मोटिवेशन लेटर इसमें लिखते हो, तो फिर आपको एक अच्छी तरीके से ऑफ़र लेटर मिलेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि ये अपनी प्रीवियस एजुकेशन और इसके साथ साथ जो आप फ्यूचर में जो एजुकेशन हासिल करने चाह रहे हो उसकी रेलेवेंसी होनी चाहिए, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अप्लाई करने का मैं बिज़नेस का, अगर मैं कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करूँगा तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वर्थ वाइल। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये कार्निवल की तरफ मैं पहुँच गया हूँ। मैं अंदर जाकर आप लोगों को मज़ीद दिखाऊँगा कैसी जगह है ये। तो चलिए हम बैक टू द टॉपिक करते हैं। भाई एप्लीकेशन का प्रोसेस तो बता दिया आपको थोड़ा बहुत मैंने। अब इसके बाद जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है ना, तो इसके बाद आप अप्लाई करते हो प्री इनरोलमेंट के अंदर।
प्री इनरोलमेंट दरअसल ये प्रोसेस क्या है, ये एक तरह का वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिसके अंदर कॉन्सुलेट और यूनिवर्सिटी आपस में ये वेरीफाई करती है कि भाई ये जो बच्चा है ये वाकई में लेजिटिमेट है या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों ने जो है फैब्रिकेटेड जो कि फ़ेक होते हैं ऑफ़र लेटर उस पर बनाकर भी किसी ज़माने के अंदर वीज़े लिए हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वीज़ा और एडमिशन के दरमियान एक इनरोलमेंट प्रोसेस होता है जिसको हम प्री इनरोलमेंट कहते हैं, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है जिसमें आपने एडमिशन लिया होता है वो वेरीफाई करती है कि भाई मिसाल के तौर पर शाजिब खान जिनका एडमिशन रोमा सेपियंसा यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया है, वो आना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या इनकी XYZ CGPA है या फिर नहीं। और फिर उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाती है कि डॉक्यूमेंट सारे के सारे लेजिट हैं, स्टूडेंट सही है बिल्कुल, तो वो क्या करते हैं, आपकी प्री इनरोलमेंट समरी जो होती है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है आपके एक रेलिवेंट कॉन्सुलेट के ऊपर। अब कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी एक ही बात है, दोनों ही जगह पर आप क्या करते हो, वीज़ा फाइल करते हो। दोनों का एक ही पर्पस होता है, काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्री इनरोलमेंट के लिए ना आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले आपको ऑफर लेटर चाहिए होते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, और उसके साथ साथ आप रिकमेंडेशन लेटर, यूरोपास CV, आपके पास अगर सीमिया है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास DOV है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है, तो DOV तो अगर सीमिया तो अपलोड कर लो, DOV है वो भी अपलोड, देखो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। DOV पहले अप्लाई कर लो या फिर बाद में कर लो, सीमिया पहले मिल जाए फिर बाद में मिल जाए। बहुत सारी केसेस के अंदर एक स्टूडेंट थी मेरी, उसका रोमा सेपियंसा के अंदर कॉग्निटिव साइंस के अंदर एडमिशन हो गया था और वो लोग प्री इनरोलमेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि भाई ये जो है ना कराची कॉन्सुलेट से इनका ताल्लुक़ है तो उनको सीमिया सबमिट करो। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग गया था सीमिया आने, 1.5 महीने लग गया प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड करने में। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, तो इसमें आपको पहली चीज़ की घबराना नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं क्योंकि ये आपके अंडर में भी नहीं होती और उनके अंडर में भी नहीं होती, तो कभी कभार चीज़ें लेंदी हो जाती हैं। क्योंकि यार इटली के अंदर ना सबसे ज़्यादा लोग घबराते उसके पेपर वर्क से हैं। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा यहाँ का टफ़ होता है, और अगर आप पेपर वर्क सही तरीके से नहीं करोगे ना तो फिर लिटरली बता रहा हूँ इटली आपके लिए नहीं है। तो जब आपकी प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड हो जाती है रेलिवेंट कॉन्सुलेट के अंदर, तो फिर उसके बाद आप अप्लाई करते हो DOV के लिए और वीज़ा के लिए। तो दरअसल ये DOV क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी XYZ एजुकेशन है ये इटालियन स्टैंडर्ड्स के बराबर है या फिर नहीं। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा जो है वो जा रहा है बैचलर स्टडीज़ करने के लिए तो उसके पास एटलीस्ट 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो एक सर्टिफिकेट बनाता है जिसमें ये लिखा होता है कि भाई मिस्टर XYZ ने जो भी एजुकेशन हासिल करी है, भले वो इंटरमीडिएट किया हुआ है या फिर उन्होंने जो है डिप्लोमा किया हुआ है जो कि 3 साल वाला होता है, तो 12 और 13 साल का किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या होता है कि फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जो कि बताते हैं कि भाई इटली की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आपकी एजुकेशन रेलिवेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑल्टरनेटिव दरअसल सीमिया होता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है लेकिन वो कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा। तो सीमिया के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम कराची कॉन्सुलेट वालों को होता है। वो बच्चे जो कि कराची कॉन्सुलेट से अप्लाई करें तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, सच बात बताऊं, क्योंकि मैं खुद कराची का रहने वाला हूं, मुझे पता है अच्छी तरीके से कि कितनी प्रॉब्लम होती है, कितने ज़्यादा लोग परेशान हो रहे होते हैं और कितने सारे लोग डिमोटिवेट हो गए। और अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो भाई आप पूछो ही मत, BLS आ गया, नाम का BLS है, सच बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछो कि भाई इस्लामाबाद एम्बेसी का क्या हाल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी ऑन कॉल। इस 21st सेंचुरी के अंदर ऑल कॉल आपको लेनी है अपॉइंटमेंट, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद BLS आ गया, अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी भी अपनी समझ में नहीं आ रही हरकतें कि वो क्या करते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट्स बेच रहे हैं, और अपॉइंटमेंट कितने की बेच रहे हैं आप यकीन नहीं करोगे, ये अपॉइंटमेंट बेची जा रही है ऑलमोस्ट तकरीबन 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक की। तो मतलब एक चीज़ ख़त्म हुई थी, दूसरी चीज़ स्टार्ट हो गई, एक और धंधा स्टार्ट हो गया जिसमें अपॉइंटमेंट बेचते थे कि यार इतने की है, 50-60 हज़ार की, अब वो 3 लाख रुपए की अपॉइंटमेंट चले गई। तो खैर थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट गया। जब DOV अब अप्लाई करने जाते हो तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपके सामने चेकलिस्ट पर आ रहा है। इसके साथ साथ जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए होते हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं। और मज़ीद ये है कि बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 25 से 30 लाख की आप लगाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट, नहीं, प्रूफ ऑफ फंड्स इटली के अंदर जो होता है ना वो नहीं होता, इतना मायने नहीं रखता। सोर्स ऑफ फंड्स भी मायने रखता है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया है या फिर नहीं। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना तो उसके बाद होता ये है कि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है कि यार ये बच्चा जो है लेजिटिमेट है,
और ये कहीं जाएगा नहीं, इसने हलाल तरीके से पैसे कमाए हैं। और तो और ये है कि ऐसा नहीं होता कि भाई वीज़ा फ़ाइल करने से एक हफ़्ते पहले पैसे डंप कर दिए जैसे कि यूके के केस में होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद जब आप अप्लाई करने जाते हो तो आपका वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 1 से 2 महीने ऑलमोस्ट लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इन्फ्लक्स। जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा लेट अपॉइंटमेंट मिलेगा, उतनी लेट आपकी जो वीज़ा फ़ाइल है वो प्रोसेस होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें यार कि क्या है सारे का सारा। और मैं ही कहना चाहूँगा कि देखो, घबराने की बात नहीं है, इटली एक अच्छी डेस्टिनेशन है अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि इटली एक वाहिद दुनिया की ऐसी कंट्री है जो कि वहाँ पर जाकर आपको रीजनल स्कॉलरशिप देती है। कोई ऐसी कंट्री अब तक मैंने नहीं देखी जो कि आपको इतनी अच्छी स्कॉलरशिप दे जैसे कि इटली देती है। इटली आपको तकरीबन 8,400 यूरोज़ की पिछले साल तक स्कॉलरशिप देती थी, जो कि रीजनल स्कॉलरशिप है। वो ख़ास तौर पर उन बच्चों को आती है जिनकी फैमिली इनकम 25,000 यूरो से कम होती है। अगर हम अपनी बात करें साउथ एशियन कंट्रीज़ की, ये दरअसल डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर जो है जीडीपी पर कैपिटा बेइंतहा कम है, लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं वहाँ पर पढ़ने की। अब बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वही कहते हैं कि भाई जाते के साथ ही स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ से पेपर वर्क थोड़ा बहुत करना पड़ता है और फिर वहाँ जाकर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जो कि आप यहाँ से बनाकर लेकर जा रहे होते हो, मतलब अपने होम कंट्री से। और तो और ये है कि वो एकदम पैसे आपके अकाउंट के अंदर 8500 यूरोस नहीं आते, तकरीबन 25 लाख की अमाउंट बनती है पाकिस्तानी। तो बहुत सारे लोग ये कहकर मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई आप जाओगे फ़ौरन आपके जो आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे, इतने 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 सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता। अप्लाई हर कोई करता है, मिलती है उनका है, क्योंकि वो उनके पैसे हैं, उनके टैक्स पेयर की मनी है, उनकी मर्ज़ी है, वो किसी को भी दें यार, सीधी सी बात है। कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है यूक्रेनियन स्टूडेंट्स भी वहाँ गए हैं, तो अब आपका जो है वो थोड़ा बहुत जो चांस है वो कम हो गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते, क्योंकि देखो वो लोग यूरोपियंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के अंदर जो लोग हैं उनको प्रेफर करेंगे, फिर इसके बाद यूरोपियंस को करेंगे जो कि नॉन EU स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद जो है दूसरे जो नेशनलिटीज़ के जो लोग हैं जिनके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं उनको वो करेंगे। और इसके बाद एक और स्कॉलरशिप होती है, इसका नाम होती है मेरिट स्कॉलरशिप। अब ये मेरिट स्कॉलरशिप ये है कि भाई आपकी परसेंटेज अच्छी है, मिसाल के तौर पर 4 में से 4 आपकी CGPA है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सिटी आपको क्या करती है, स्कॉलरशिप देती है, जो कि कहती है कि यार आप अच्छे टैलेंटेड बच्चे हो तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, हम आपको XYZ स्टाइपेंड देंगे, आपकी एजुकेशन फ्री, आपका हॉस्टल फ्री कर देंगे, बल्कि हम उल्टा आपको पढ़ने के पैसे देंगे। ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है अगर आप पढ़ना चाहते हो इटली के अंदर। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो इटली के अंदर, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। सबसे बड़ा मसला बच्चों को बैंक स्टेटमेंट के अंदर आता है, और तो और जो पेपर वर्क होता है उसको बनाने में आता है, क्योंकि इटली में इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं कि फ़ाइल इतनी मोटी बनती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बच्चे घबरा जाते हैं और बहुत सारे लोग इस वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक छोटा सा प्रोसेस है, उसके अंदर आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। सारे लोग जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इटली के लिए आते हैं, तो मैं मुख्तलिफ़ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ दूसरी और इटली की नोटेबल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उसके साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा कि कौन सा बजट के अंदर आप जा सकते हो। तो अगर आप ऐसी वीडियोज़ फिर से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कंटेंट बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लगती है। तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से देखें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो सब्सक्राइबर काउंट होता है उससे मेरी बहुत मोटिवेशन होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ऐसी जब भी कोई वीडियो बनाऊँ इन्फॉर्मेटिव, आपको फ़ौरन नोटिफाई हो जाए। तो अब मैंने यूट्यूब चैनल को थोड़ा बहुत रिवाइव करने का सोचा है, तो मैं अब से 2 से 3 वीडियोज़ हफ्ते में तो ज़रूर पोस्ट करूँगा, क्योंकि यार जो मेरा पैशन था मैंने किसी के खातिर अपने पैशन को कुर्बान किया, लेकिन अब नहीं, अब पैशन मेरा अपना है। जिस तरीके से मैंने YouTube चैनल अपना ग्रो किया है, आप लोगों की हेल्प से इंशाअल्लाह ताला हम लोग और भी बहुत कुछ हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच, कीमती वक्त का शुक्रिया। मुझे सुनने के लिए दूसरों से भी शेयर कीजिए। फिर मिलूँगा अब एक नई वीडियो के साथ, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।